गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सोशियोलॉजी विद मनीष पर। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। हम लोग इस पर कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, व्यवस्थित ढंग से पूरे सुप्रीम कोर्ट को समझेंगे। आप लोग आखिरी पर तक हमारे लेक्चर के साथ बने रहें। साथ ही आपसे ये भी निवेदन है कि यदि आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हमारे डेली 2 वीडियोज़ डाले जाते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी मूल्यवान हैं। अधिकतम से अधिकतम प्रश्न इन्हीं वीडियोज़ से पूछे जाएंगे और वो वीडियो छोटे वीडियोज़ होते हैं, कोई बड़े 2-2 ढाई घंटे के वीडियो नहीं होते। तो आप कम समय में स्मार्ट तरीके से अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। और यदि आप लोगों को लगता है कि कुछ आप लोगों को और सुविधाएँ चाहिए तो हमें वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट। और यदि आप लोग हमारा पेड ग्रुप लेना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं 7054161270, जिसमें आपको PDF प्लस सारे वीडियो लेक्चर ऑडियो लेक्चर के रूप में प्रोवाइड किए जाएंगे। और भी सारी व्यवस्थाएं हैं जिनके बारे में आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला है सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का विधान है संविधान के भाग 5 में। 2 प्रश्न तो यहाँ से क्लियर हो गए कि संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का या उच्चतम न्यायालय का या सुप्रीम कोर्ट का कहाँ पर वर्णन किया गया है। तो उनका वर्णन अनुच्छेद 124 से 147 के मध्य किया गया है और ये वर्णन संविधान के भाग 5 में किया गया है। क्लियर। अनुच्छेद 124 में कहा गया है भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, उसकी स्थापना यानी उसके गठन का विधान किया गया है। और जब सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था तो उस दौरान एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 7 अन्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 7 अन्य न्यायाधीश थे और इनके सभी वेतन भत्ते और जो सेवा शर्तें हैं इनके बारे में संसद कानून बनाती है। संसद कानून बनाती है, संसद कानून निर्माण करती है। क्लियर इतना। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके वेतन भत्ते, उनके सैलरी या अन्य जो वो सेवा हैं दी जाती हैं उनको, उनके लिए संसद में कानून बनाया जाता है। आगे बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का एक अधिनियम है जिसके तहत ऐसा सब किया जाता है, 1956 का, इसे आप याद रखेंगे। उसके माध्यम से ही सुप्रीम कोर्ट के जो सदस्य हैं यानी जो जज हैं उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। वर्तमान में इनकी संख्या 34 है। 34 है। पहले 31 थी, फिर 3 और बढ़ा दी गई, अब 34 है। लेकिन सबसे पहले कभी पूछा जाए तो एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 7 अन्य न्यायाधीश थे। आगे हम बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का स्थान कहाँ है, यानी ये कहाँ एस्टेब्लिश है, लोकेटेड है। तो वैसे तो सुप्रीम कोर्ट स्थापित है नई दिल्ली में, दिल्ली में स्थापित है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहीं भी देश में सुनवाई कर सकती है। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद में और एक बार जम्मू कश्मीर में सुनवाई की है। ये इसका एक इतिहास है। तो किसी भी स्थान पर सुनवाई कर सकती है, किसी भी स्थान पर सुनवाई कर सकती है। क्लियर है। मुख्य स्थान है दिल्ली में, एक बार हैदराबाद में और एक बार जम्मू कश्मीर में सुनवाई कर चुकी है, यानी किसी भी स्थान पर सुनवाई करने का अधिकार है। आगे बात करते हैं योग्यताओं के बारे में, क्वालिफिकेशंस के बारे में। जो विधान किया गया है उसमें आर्टिकल 124 सेक्शन 3 में विधान किया गया है। आर्टिकल 124 सेक्शन 3 में विधान किया गया है। इसमें कहा गया है सबसे पहले भारत का नागरिक हो। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो भारत का नागरिक हो। 5 साल हाई कोर्ट में वकालत कर चुका, हाई कोर्ट में का जज रहा हो, हाई कोर्ट में जज रहा हो, या 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो, या 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो, या और इसके साथ एक विशेषता ये भी है, ये योग्यता ये भी है कि राष्ट्रपति की नज़र में या राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, पारंगत विधि का अच्छा जानकार हो, विधि का अच्छा जानकार हो। तो एक बार और रिपीट करते हैं। भारत का नागरिक होना जरूरी है,
5 वर्ष तक हाई कोर्ट का जज रहा हो या 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में अधिवक्ता रहा हो। और एक योग्यता और है, राष्ट्रपति की राय में पारंगत, नॉलेजेबल, एक्सपीरियंस्ड जो है विधिवेत्ता हो, कानून का जानकार हो, ऐसा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो सकता है। अब बात करते हैं नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में। नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कैसे हो। तो आर्टिकल 124 सेक्शन 2 में, अनुच्छेद 124 सेक्शन 2 में राष्ट्रपति के नियुक्ति की प्रक्रिया का विधान किया गया है। अब ये नियुक्ति कैसे होती है, जैसा कि ऊपर बताया गया, राष्ट्रपति के परामर्श के बाद ही जो है नियुक्ति हो सकती है। राष्ट्रपति के परामर्श के बाद ही नियुक्ति हो सकती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। अब बात करते हैं, अच्छा इसमें नियुक्ति के बारे में कुछ अभी डिस्प्यूट हैं जो संवैधानिक सुधार के लिए जरूरी हैं। जैसे लॉ कमीशन, एक विधि आयोग है, उसने कहा है कि जो नियुक्ति होनी चाहिए वो होनी चाहिए एक्सपीरियंस, नॉलेज के आधार पर। लेकिन अभी हमारे यहाँ जो परंपरा है वो है वरिष्ठता के आधार की। तो वरिष्ठता के आधार की परंपरा है। जैसे इस समय जस्टिस रमन्ना या जस्टिस रमन वो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, तो इनको वरिष्ठता के आधार, इनको जो है वरिष्ठता के आधार पर चुना गया है, योग्यता के आधार पर या नॉलेज के आधार पर नहीं। आगे बात करते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे हो सकती है। अनुच्छेद 126 में इसका वर्णन है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का। पहली बात तो ये क्लियर हो, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का विधान कहाँ है, अनुच्छेद 126 में है। इसमें विधान क्या है कि या तो मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हों, बीमार हों, या उनका पद रिक्त हो गया हो और अभी उनके पद का सृजन न किया गया हो, उनको नए मुख्य न्यायाधीश को विधि के सम्मत प्रक्रिया के तहत न चुना गया हो। तो विधान है कि 126 के तहत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर दी जाएगी। और इनकी नियुक्ति का काम है वो प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को भी राष्ट्रपति महोदय ही नियुक्त करेंगे। अब बात करते हैं तदर्थ न्यायाधीश की। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एकदम क्लियर है, दो बातें अहम हैं। राष्ट्रपति महोदय इनकी नियुक्ति करते हैं, वो अनुपस्थित हों, एकदम से मान लो एक्सपायर हो जाए या कोई भी ऐसी घटना हो जाए जिसकी वजह से कोई भी ऐसा एक कारण बनता हो जिनकी वजह से उपस्थित ना हो, तो ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करेंगे। तदर्थ न्यायाधीश या एडहॉक जो है जजेस की बात करते हैं, अनुच्छेद 127 के बारे में है। ये आर्टिकल याद रख लीजिएगा, ये कई बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीश या एडहॉक जो जजेस के बारे में चर्चा है। इसमें कहा गया राष्ट्रपति की इनकी जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से होती है और ऐसे व्यक्ति चुने जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज होने की योग्यता रखते हों। सुप्रीम कोर्ट के जज होने की योग्यता वह रखते हों, ऐसे व्यक्तियों को ही तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। ऐसा एक स्थिति में तब भी होता है जब न्यायालय का सत्र प्रारंभ हो और कोरम गणपूर्ति न हो पा रही हो, कोरम न हो पा रहा हो, तब भी जो है राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से सुप्रीम कोर्ट के जज होने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज या एडहॉक न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। और ये जो कोरम ना पूरा कर पाने वाली जो प्रक्रिया है, इसको लिया गया है हम लोगों ने, भारत ने फ्रांस से ग्रहण किया है। फ्रांस में ऐसा विधान था, हम लोगों ने वहाँ से इसे एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है। आर्टिकल 128 में क्या कहा गया है, इतना तक आप लोगों को आशा एकदम क्लियर होगा। आसानी से नोट्स बनाते चलिए, वीडियो में आखिरी पर तक बने रहिए। यदि कोई परेशानी आती है आपको तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिखिए, आप कमेंट करिए, हम उसका जवाब देंगे। अनुच्छेद 128 में इसमें कहा गया है जो राष्ट्रपति हैं वो अवकाश प्राप्त हाई कोर्ट के जजों को जो है नियुक्त कर सकते हैं तदर्थ न्यायाधीश के तौर पर। हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनको भी वो नियुक्त कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में।
पदावधि के बारे में देखते हैं। पदावधि के बारे में क्या विधान है। इसमें कहा गया है कि 65 वर्ष तक, हाई कोर्ट में 62 वर्ष तक है, सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष तक कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो। अनुच्छेद 124 सेक्शन 4 में, अनुच्छेद 124 सेक्शन 4 में यह विधान किया गया है। और यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति को कोई व्यक्ति यदि पद से हटता है तो उसके बारे में भी अनुच्छेद 124 सेक्शन 4 में वर्णन है। वो कहा गया है कि वो राष्ट्रपति को संबोधित करके, यानी सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज या मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे देगा। हटाए जाने की प्रक्रिया का क्या विधान है। यानी कि अभी तो था कि स्वयं पद त्याग दे दो, लेकिन एक प्रक्रिया है जिससे यदि कोई व्यक्ति गलती करता है, भ्रष्टाचार करता है, तो उसे हटाएंगे कैसे। तो उसके लिए 2 शब्द प्रयोग है। अनुच्छेद 124 में सेक्शन 4 में विधान नहीं है, उसमें सिद्ध कदाचार और असमर्थता, इसी आधार पर हाईकोर्ट के जजेस भी हटाए जाते हैं। सिद्ध कदाचार या असमर्थता, 2 शब्द मायने रखते हैं, रिमूवल इसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए एक विधान है कि संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के, उपस्थित जो सदस्य जितने उपस्थित हों और उनमें मत देने की पोजीशन में जो लोग हों, उनका 2/3 सदस्य, उनके 2/3 सदस्य के बहुमत से वो जो है एक सदन में पास हो, फिर वही कानून दूसरे सदन में पास हो, फिर वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाएगा और फिर राष्ट्रपति उसको पद से हटा देंगे। ये एक प्रक्रिया है। लेकिन अनुच्छेद 124 सेक्शन 5 में एक और अच्छी प्रक्रिया की बात करी गई है। इसमें करा गया कि मान लो कोई राष्ट्रपति, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज या मुख्य न्यायाधीश भ्रष्टाचार करता जा रहा हो और देश की साख न्यायिक व्यवस्था को एवं न्यायिक व्यवस्था को चोट पहुंच रही हो, तब क्या किया जा सकता है। तब क्या किया जा सकता है, उसके लिए अनुच्छेद 124 सेक्शन 5 में विधान किया गया है। तो उसमें बात की गई कि न्यायिक जो है जांच या न्यायालय की जांच की प्रक्रिया का विधान किया गया है। इसमें कैसे हो सकता है, इसको पद से हटाया जा सकता है। पहले लोकसभा में 100 सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया जाए, लोकसभा में 100 सदस्यों द्वारा अनुमोदन हो। फिर राज्यसभा में 50 सदस्य इस अनुमोदन को पारित करें कि हाँ, इसके खिलाफ दंडात्मक कानूनी प्रक्रिया फॉलो की जाए। लोकसभा में 100 सदस्य और राज्यसभा में 50 सदस्य। और फिर कहा गया है 3 सदस्यीय उसके लिए समिति बनाई जाए, 3 सदस्यीय समिति बनाई जाए। 3 सदस्यीय समिति बनाए जाने के बाद दोनों सदनों में उसे पारित कर दिया जाए। मतलब 3 सदस्यीय जो जजेस की समिति बने वो दोनों सदनों में उस कानून को पारित कर दे। दोनों सदनों में मान लो उसके जो निर्णय हों, मान लो उसने कहा कि हाँ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो अगर कह दे कि नहीं लिप्त हैं तो वहीं से डिसमिस हो जाएगा मामला। कह दें कि लिप्त हैं तो उसे दोनों सदनों में पारित होना चाहिए, अनुमोदन को फिर पारित होना चाहिए जो उनके निर्णय आए हैं। फिर उसके बाद राष्ट्रपति का आदेश आएगा और राष्ट्रपति उन्हें पद से मुक्त कर देंगे या पद से हटा देंगे। ठीक है, एकदम इजी तरीके से बता दिया, वैसे कठिन प्रक्रिया है। फिर आगे बात करते हैं शपथ ग्रहण की, ओथ, शपथ ग्रहण की। इसके बारे में अनुच्छेद 124 सेक्शन 6 में विधान है। अनुच्छेद 124 सेक्शन 6 में विधान है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के समक्ष सुप्रीम कोर्ट के जजेस शपथ लेते हैं और ये अनुसूची 3 के तहत, अनुच्छेद नहीं अनुसूची है, शेड्यूल 3 के तहत शपथ लेते हैं, अनुसूची 3 के तहत शपथ ग्रहण करते हैं। आगे वेतन और भत्तों के बारे में कहा गया है। वेतन और भत्तों के बारे में विधान किया गया है। तो वेतन और भत्तों के बारे में अनुच्छेद 125 में विधान किया गया है। अनुच्छेद 125 में विधान किया गया, इसमें कहा गया है कि संसद विधि द्वारा इनके वेतन भत्ते निर्धारित किए जा सकते हैं, घटाए बढ़ाए जा सकते हैं, उनमें और लाभकारी बदलाव हो सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के एवं हाई कोर्ट के जो कानून है, संशोधन अधिनियम 2009 है, उसके तहत 2,80,000 रुपये मुख्य न्यायाधीश को, 2,50,000 रुपये अन्य न्यायाधीशों की
सैलरी का विधान है, और जो इनकी सैलरी है वो बेस्ड है भारत की संचित निधि पर, भारत की संचित निधि पर सैलरी बेस्ड है। और एक कानून ये है कि इनमें किसी भी स्थिति में बदलाव नहीं किया जा सकता सिवाय एक स्थिति को छोड़कर, जब भारत में वित्तीय आपातकाल लगा हो, यानी अनुच्छेद 360 प्रभावी हो, तो राष्ट्रपति को यह हक है कि अनुच्छेद 360 के तहत उनके वेतन में कटौती कर सकता है, वेतन में कटौती कर सकता है। मेरे ख्याल से इतना एकदम क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब उन्मुक्तियों के बारे में कहा गया अनुच्छेद 121 में। उन्मुक्तियां क्या होती हैं, यानी कि कुछ एक तरीके से स्पेशल पावर आप समझ सकते हैं, यानी कि जो संसद के जो कार्य हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस के जो कार्य हैं, उनकी चर्चा संसद में नहीं होगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ठीक तरीके से कार्य कर रही है, बुरे तरीके से कार्य कर रही है, उसकी वो डिस्कशन का विषय संसद के अंतर्गत नहीं आएगा। एक ये बात है, तो ये ठीक तरीके से आप समझ गए होंगे। अनुच्छेद 121 में चर्चा है। आगे है न्यायाधीशों पर प्रतिबंध कैसे लगेगा। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध है क्यों, कुछ भी नहीं कर सकते। अनुच्छेद 124 सेक्शन 7 में ये विधान है, अनुच्छेद 124 सेक्शन 7 में विधान है कि वो रिटायरमेंट के बाद वकालत का पेशा नहीं करेंगे। हाँ, वो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हो सकते हैं, ये सब चीज़ें करेंगे, लेकिन वो कम से कम व्यावसायिक कार्य वकालत के से संबंधित वो नहीं कर सकते हैं। तो ये क्लियर रहे। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्षेत्राधिकारी से जुड़े कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ, इसमें पहला जो अधिकार है उसे कहा जा रहा है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या प्रारंभिक अधिकारिता। इसी के तहत अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार प्रभावित होते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अनुच्छेद 132 में क्या कहा गया है, संवैधानिक मामलों की सुनवाई हाई कोर्ट के बाद डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही संभव है। हाई कोर्ट के बाद डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही संभव है। अनुच्छेद 133 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया सिविल मामलों की सुनवाई। सिविल मामलों की सुनवाई दो तरीके से हो सकती है, या तो विधि के समक्ष सारवान प्रश्न हो, मतलब ऐसा मामला हो जहां पर सुप्रीम कोर्ट को कानून की व्याख्या करनी हो, सिविल मामला हो, या ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की किसी मामले पर राय बहुत ही जरूरी हो, सुप्रीम कोर्ट की किसी मामले पर राय बहुत जरूरी हो, तभी सिविल मामलों के में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ले जाई जा सकती है। आगे 134 में आपराधिक मामले में सुनवाई की बात है। इसमें कहा गया है कि जैसे मान लो अधीनस्थ न्यायालय में जो है किसी मामले, इस मामले में कोई निर्णय दिया गया है और हाई कोर्ट ने उस निर्णय को पलटते हुए मृत्युदंड दे दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट में यदि कोई बंदा जाता है तो वहाँ पर उसके मामले की सुनवाई होगी। और ये भी है, या ये भी हैसियत है कि मान लो कोई बहुत ही गंभीर संवेदनशील मामला है तो सुप्रीम कोर्ट उसे डायरेक्ट हाई कोर्ट से अपने पास मंगाकर उसकी सुनवाई कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 129 में क्या विधान किया गया है, इसमें कहा गया है अवमानना पर दंडिक कार्यवाही। अब मैंने जैसा हाई कोर्ट पढ़ाते वक्त आपको बताया था कि मान लो जो अभिलेख न्यायालय के निर्णय हैं, उन निर्णय के खिलाफ कोई हाई कोर्ट या नीचे का कोर्ट कोई जाता है, या मान लो कोई सरकार उनके निर्णयों की अवमानना करती है, तो उस पर दांडिक विधान है कि वो दंड दे सकते हैं। बस एक सिंपल सी बात है। अनुच्छेद 129 में याद रख लेना इसे। अनुच्छेद 136 में क्या कहा गया है, विवेकाधीन अधिकार। विवेकाधीन अधिकार, इसमें क्या है, विवेकाधीन अधिकार के अंतर्गत कई ऐसे मामले हैं, कई ऐसे विषय हो सकते हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से निर्णय दे। जैसे बाबरी मस्जिद का मामला था, विवेक का प्रयोग किया गया क्योंकि कानून की स्पष्ट व्याख्या नज़र नहीं आ रही थी। ऐसा कई बार ऐसा होता है, तो सुप्रीम कोर्ट को विवेकाधीन अधिकार प्राप्त है, यानी लिखित कानून ना हो तो वहाँ अपने वो विवेक का, कानून सम्मत विवेक का प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 137 में क्या कहा गया है,
इसमें कहा गया पुनर्विलोकन की शक्ति, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति, यानी तो बड़ा बुरा हो रहा है बिना इसको, रुक गया था फिर आ गया। हाँ जल्दी। अवमानना की शक्ति पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें अनुच्छेद 129 में अवमानना के बारे में विधान किया गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख न्यायालय के निर्णयों के खिलाफ अगर कोई हाई कोर्ट या अन्य न्यायालय जाता है या कोई सरकार जाती है तो उस पर दंड का विधान है। आगे अनुच्छेद 137 में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का विधान है। इसका आशय क्या है कि सुप्रीम कोर्ट न केवल अपने निर्णयों के खिलाफ बल्कि अन्य हाई कोर्ट्स या अन्य कोर्ट्स के निर्णयों के खिलाफ या उनके विपरीत जाकर निर्णयों को रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ऐसे किसी ग्राउंड पर, आधार पर ऐसा तो नहीं हुआ है कि व्यक्ति को न्याय मिलने से रह गया है, वंचित हो गया है, छूट गया है। तो सुप्रीम कोर्ट स्वयं अपने ही निर्णय को रिव्यू करते हैं। इसे पुनर्विलोकन की शक्ति कहा जाता है। अनुच्छेद 143 में सलाहकारी अधिकारिता का जो है का अधिकार है। यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट के जजेस को है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज कई मामलों पर जो है सरकार को या न्यायालय को सलाह प्रदान करते हैं। अगला अनुच्छेद 141 में क्या विधान किया गया है? इसमें कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो सभी निर्णय हैं वो राज्यों, संघ शासित प्रदेशों इत्यादि पर प्रभावी हैं, लागू होते हैं, यानी उनके निर्णयों के खिलाफ नहीं जाया जा सकता। वो सभी पर लागू होते हैं, सभी को मानना होगा अथवा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग अंतरण की शक्ति यानी ट्रांसफर की शक्ति। अनुच्छेद 139 सेक्शन का में इसका वर्णन किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि हाई कोर्ट एक न्यायालय से किसी दूसरे न्यायालय को कोई मामला ट्रांसफ़र कर सकता है या स्वतः संज्ञान में लेते हुए अपने पास किसी मामले को मंगा सकता है। यानी हाई कोर्ट से वह स्वयं के पास मामला मंगा सकता है, उस पर निर्णय कर सकता है, फिर उसे वापस कर दे, या उसे लगता है कोई व्यक्ति जाता है कोर्ट कि हो संबंधित हाई कोर्ट में उसे न्याय नहीं मिल पाएगा, वहाँ सरकार या कोई अन्य बड़ा वर्ग समर्थन में है, तो वो उसे अन्य राज्य के हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकता है। और जो ये अधिकार है ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में प्रदान किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक नोट समझ लेते हैं क्या इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व निर्णयों पर आबद्ध कर नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट अगर कोई अपना पूर्व निर्णय देती है, सुप्रीम कोर्ट कोई पूर्व निर्णय देती है तो या पहले से कोई निर्णय दिया है, अब उस निर्णय में समय के अनुसार परिवर्तन की जरूरत है, या मान लो समय के अनुसार वो प्रासंगिक नहीं है, या मान लो कोई खामी है, तो वो अपने निर्णय, ऐसा नहीं होगा कि या साहब आपने ये निर्णय दे दिया था आप कैसे बदल लेंगे। सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व निर्णय को बदल सकती है, संशोधित कर सकती है, परिवर्तित कर सकती है। आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का रक्षक कहा जाता है, इसलिए अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिटों का विधान है जो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर न्याय प्राप्त किया जा सकता है। यही वो ताकत है जिसको अम्बेडकर साहब ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा था, संविधान की आत्मा कहा था। और अनुच्छेद 13 सेक्शन 2 में विधान किया गया है कि यदि कोई कानून चाहे वो विधि सम्मत हो या परंपरागत प्रक्रिया के रूप में, धार्मिक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में प्रैक्टिस में हो, और उस विधान से तकलीफ पहुंचती हो किसी व्यक्ति को या किसी वर्ग को या किसी संप्रदाय या किसी धर्म जाति को, और वह कानून सम्मत ना हो, मूल अधिकारों को घातक चोट पहुंचाता हो, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 13 सेक्शन 2 के तहत उसे हटाया जा सकता है। जो 3 तलाक है उसको इसी कानून के तहत, इसी अधिकार के तहत हटाया गया था, इसी विधान के तहत
हटाया गया था। अब हम लोग देखते हैं अन्य सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के बारे में। इसमें अनुच्छेद 135 में कहा गया है कि कुछ शक्तियां हैं जो प्रयोगतव्य हैं, अधिकारिता से संबंधित हैं, यानी कि ऐसे सुप्रीम कोर्ट ऐसे रचनात्मक न्याय के निर्णय के विधान कर सकता है, ऐसे नए प्रयोग कर सकता है जो पहले से संविधान में न लिखे हुए हों या दुनिया के कई अन्य देशों से उसे ग्रहण करने की आवश्यकता हो, स्वीकार करने की आवश्यकता हो। जैसे रिजर्वेशन के उस पर जैसे कहा के मामले में, जैसे बाबरी मस्जिद के मामले में इत्यादि मामलों में ऐसा किया गया। अनुच्छेद 138 में हम लोग आते हैं। इसमें कहा गया है संसद सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है। संसद को अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में वृद्धि करे। ये आर्टिकल डायरेक्ट पूछा गया है एग्जाम में। अगला अनुच्छेद 139 में आते हैं। इसमें रिट जारी करने की शक्ति का विधान है और ये सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी हैसियत है कि वो रिट जारी कर सकती है। अगला अनुच्छेद 140, इसमें क्या कहा गया है? आनुषांगिक शक्तियों के बारे में विधान है। आनुषांगिक शक्तियों में अधिकारिता को प्रभावी बनाए रखने के लिए ऐसा कहा गया है, अधिकारिता को यानी कानून को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, जो कहे उसकी मतलब हुकूमत चले, वो प्रभावी हो, कानूनी ढंग से एलिजिबिलिटी उसकी बढ़े, ये सब विधान किया गया है। अनुच्छेद 142 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट डिक्री या आदेश जारी कर सकता है जो पूर्ण न्याय हेतु जरूरी हो। यानी डिक्री का ये मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा तरीका या ऐसा कानून बना सकता है जो पूर्ण न्याय को प्रभावी बनाता हो। पूर्ण न्याय से क्या आशय है? कंप्लीट जो है जस्टिस। अब ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे मान लो SC ST के मामले में, रिजर्वेशन के मामले में इत्यादि जो तमाम चुनौतीपूर्ण विषय होते हैं उन पे सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय की अवधारणा को फॉलो कर सकता है और जो जरूरी हो, जो सामाजिक समरसता, सामाजिक सौहार्द, सामाजिक असमानता या विधि के विषयों पर जरूरी होते हैं। आगे अनुच्छेद 144, इसमें कहा गया है भारत के सभी सिविल एवं न्यायिक अधिकारियों पर सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करेंगे। ऐसा जो है एक विधान है, मतलब ऐसा कानून है अनुच्छेद 144 में कि जितने भी सिविल अधिकारी हैं, जैसे मजिस्ट्रेट टाइप हो गए, है ना, ये सब DM SDM इत्यादि, इनके जितने भी न्यायिक अधिकारी के तौर पर ये लोग जाने जाते हैं, तो ये लोग जितने भी प्रकार के निर्णय लेंगे, मान लो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बियॉन्ड ये नहीं जा सकते, उसके अकॉर्डिंग ही इनको काम करना होता है। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 145 के तहत। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करना, यानी कि जो है न्यायालय की जो पद्धति, न्यायालय कैसे काम करेगी, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, वो सुप्रीम कोर्ट स्वयं तय कर लेगी। लेकिन उसके लिए एक अनुमोदन राष्ट्रपति को देना जरूरी है, राष्ट्रपति को ये बताना जरूरी है। सरल भाषा में कहा जाए तो उसको बताकर ही ऐसा किया जा सकता है। अनुच्छेद 145 सेक्शन 3 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा सुनवाई के बारे में कहा गया है। इसमें कहा गया है कि यदि किसी मामले पर संविधान की व्याख्या का मामला आता है, सुनवाई का मामला आता है, तो 5 जजों की एक बेंच बनती है जो संविधान की व्याख्या करती है। 5 जजों की बेंच ही उस व्याख्या को पूरा कर सकती है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 146 के बारे में। अनुच्छेद 146 में इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति करे और ऐसे प्रशासनिक व्यय करे जो भारत की संचित निधि पर भारित हो। प्रशासनिक जो है अधिकारी की नियुक्ति करे और ऐसे प्रशासनिक व्यय करे जो भारत की संचित निधि पर भारित हो, यानी जो है उनके जितने भी प्रकार के प्रशासनिक व्यय होते हैं वो भारत की संचित निधि पर ही भारित होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये एक काफ़ी लंबा टॉपिक था जिसको मैंने बहुत ही सरलता से, स्पष्ट तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाएं। थैंक यू वेरी मच।